नमस्कार। क्लास 12th जियोग्राफी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2025। आओ इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ क्वेश्चंस। ये है हमारा हाफ ईयरली पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ह्यूमन ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन। ठीक है, इसका आंसर पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा एलन सी सैंपल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि आपने ये स्टेटमेंट पढ़नी थी ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड। इसमें से जो स्टेटमेंट है पहली, दूसरी और चौथी ये सही है। तो एक, दो और चार, एक, दो और चार ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ओनली 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट कहता भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई? ये हुई थी 1881। ठीक है, इसमें हुई थी। मैं एक तरफ कहीं लगा देता हूँ इंग्लिश या हिंदी में से, आप उसी में से समझ जाएंगे। नेक्स्ट कहता है ये स्टेटमेंट दी गई थी कि जो हमारा 1951 से 81 का दशक था वो जनसंख्या विस्फोट का काल रहा, और उसमें तीव्र मृत्यु दर मृत्यु दर में तीव्र गिरावट देखी गई थी और प्रजनन दर हाई थी। तो ये दोनों कथन सही हैं, और जो कारण है असरेशन है वो रीजन सही है आपस में मैच, यानी ऑप्शन सी इसका आएगा। एक मिनट, सी आएगा। कथन और अभिकथन दोनों सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नेक्स्ट आएगा, ये आपको कुछ वो दे रखे हैं टाउन्स। कलकत्ता, प्रयागराज, दिसपुर और आगरा, इनको ओल्ड से न्यू की ओर लगाना था। देखो सबसे पुराना है प्रयागराज, फिर आगरा, फिर कलकत्ता, फिर दिसपुर। ये देखिए 2, 4, 2, 4, 1 और 3, ऑप्शन बी सही है। 2, 4, 1 और 3। ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही पूछता है जुआरी नदी के किनारे पर कौन सा पोर्ट है? मारमा गांव पोर्ट स्थित है। नेक्स्ट कहता है सिंथेटिक फाइबर किससे बनता, किस प्रकार की वो इंडस्ट्री होती है? केमिकल इंडस्ट्री है। अगला पूछता है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा कथन सही है, अप्रोप्रिएट है? तो इसमें से आपने पहला नहीं है, बाकी का 2, 3 और 4 ये सही है। 2, 3 और 4 ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट कहता है नमामि गंगे का उद्देश्य कौन सा नहीं है? इसमें से देखिए ए, बी और सी ये इसके उद्देश्य हैं, डी इसका उद्देश्य नहीं है। पानी को डाइवर्ट करना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट कहता है स्वतंत्र भारत में महानगरों के आसपास कुछ पुराने कस्बे सैटेलाइट टाउन के रूप में डेवलप हुए। दिल्ली इसका एक गुड एग्जाम्पल है। तो दोनों सही हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये सही है। नेक्स्ट कहता है कौन से माइनिंग टाउन है? अंकलेश्वर, सिंगरौली और डिगबोई ये हैं। ठीक है। नेक्स्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के सिरे श्रीनगर और कन्याकुमारी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट इसी प्रकार से कह रहा है वैंकूवर को योकोहामा से जोड़ने वाला सी रूट कौन सा है? तो ये आएगा नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। ठीक है। इसी प्रकार से अगला कह रहा है इसमें से कौन सा पुश फैक्टर है? पुश, तो एक मिनट, एपिडेमिक्स और अनप्लेजेंट क्लाइमेट 3 और 4 ये हैं, ओनली 3 एंड 4। नेक्स्ट इसी प्रकार से ये मैप दिया गया है, इस पर देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी पॉइंट पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। नंबर 1 कहता है कि ये इस डायग्राम में कौन सा वाटरवे है? तो ये वाटरवे है नेशनल वाटरवे 3, NW3। अगला कहता है ऑप्शन ए देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर है इनमें से कोटापुरम ये है। देन पूछता है बी कहाँ है? तो बी पे यहाँ है कोलम। ठीक है, ये है। इसी प्रकार से यहाँ एक आपको ओल्ड डायग्राम दे रखा है सोर्स बेस्ड में, क्वेश्चन नंबर 18। ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। मैं सीधा ही बता देता हूँ। नंबर 1 तो कहता है क्वेश्चन 18.1 विद विच वाटर इज गिवन डायग्राम इज रिलेटेड टू, ये है राइन वाटर वे, ये आपका जवाब आना था। मेंशन द नेम ऑफ प्लेस मार्क ए एंड बी, तो देखिए ए पे आपने लिखना था रॉटरडम और बी पे लिखना था बेसल। नेक्स्ट कहता है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर वे, ये यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण वाटर वे है जो यहाँ के बहुत सारे देशों को आपस में कनेक्ट कर देता है और लगभग 4000 किलोमीटर का इनलैंड जो ज़मीन के अंदर जो है शिपिंग रूट प्रोवाइड करा देता है। ये इसका इम्पोर्टेंस है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है धारावी से रिलेटेड, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। नंबर 1 इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो धारावी है इसकी भौतिक स्थिति का वर्णन करें। तो आपने बताना था कि धारावी जो है वो मुंबई के किनारे पर स्थित है, और यहाँ की भौतिक स्थिति में आप यहाँ से लिख सकते थे कि छायाहीन, वृक्षहीन, धूप बिना इकट्ठा किए गए कूड़ा कचरे के ढेर ये सब यहाँ पर थे। तो यहाँ से आप ये लिख सकते थे। दूसरा कह रहा धारावी की प्रमुख समस्या क्या है? वो है
यहाँ की भीड़ भाड़, एयर पोल्यूशन, यानी जो स्लम सेटलमेंट के अंदर प्रॉब्लम होती है वो सारी। ने कहता धारावी के संदर्भ में स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो जो स्वच्छ भारत मिशन SBM है, इसका उद्देश्य है शहरों के अंदर से जो कूड़ा कचरा या अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट है उसको करना, उसका वातावरण को साफ सुथरा करना, ये सब इसका उद्देश्य रहा है। इसी प्रकार से आगे आपके क्वेश्चन है 3 अंक के 20 का 1, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले इकोनॉमिक फैक्टर बताने थे। तो इसमें 3 आपने बताने हैं, मिनरल, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इनको आपने हेडिंग डालना था, डेफिनेशन देनी थी और एग्जाम्पल देने थे, आपने ऐसा किया होगा। नेक्स्ट ऐसा ही है, विश्व जनसंख्या में परिवर्तन के 3 घटक कौन से? 3 कंपोनेंट, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन, तीनों लिख के तीनों को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है 21, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इसके बारे में बताना था कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होता है जो प्रकृति को सबसे स्ट्रॉन्ग मानते हैं वे भूगोलवेता, ठीक है, रेड जेल इसमें प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। तो इन सब का मानना है कि नेचर जो है वो सब कुछ डिसाइड करती है कि कहाँ का कोई भी व्यक्ति हो किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा या उसकी जीवन शैली कैसी होगी, ये आपने इसमें एक्सप्लेन करना था और भी आप एग्जाम्पल दे सकते थे। नेक्स्ट अगर भारत में क्वेश्चन नंबर 22 का ए, डिस्क्राइब द 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट। या तो आपने अपनी NCERT बुक के अनुसार लिखा होगा, अदरवाइज आप इसमें बता सकते थे फिजिकल फैक्टर हो गए हैं, तो ये सारे भौतिक कारक होते हैं। जैसे पर्वत पठार मैदान है तो हमेशा जो प्लेन एरिया होते हैं उसमें अर्बन सेटलमेंट होती है कॉम्पैक्ट टाइप्स की, जो पठार या प्लेट्यू एरिया होते हैं या माउंटेन एरिया होते हैं उसमें डिस्पर्स सेटलमेंट होती है। जो डेजर्ट होते हैं उसके अंदर ओएसिस के पास जो है, मरुद्यान के पास जो है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होगी, नॉर्मली उसमें डिस्पर्स सेटलमेंट या हैमलेट सेटलमेंट टाइप्स की बस्तियां मिल सकती। आगे हैमलेट सेटलमेंट, इसके बारे में आपसे पूछा गया कि इसकी 3 फीचर्स आपने बतानी थी। तो आपने बताना था कि हैमलेट सेटलमेंट छोटी बस्तियां होती हैं, इनको पाना, पड़ापल्ली, ढाणी आदि कहा जाता है। और ये जो है जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होती है उनसे दूर कहीं बिखरी हुई हल्की सी बस्ती होती है, छोटी होती है, यानी जो कोई बड़ा सा गांव होता है उससे दूर कहीं पर खेतों में कोई बस्ती बस जाती है, ऐसी बस्तियों को कहते हैं पाना, पाड़ा, पल्ली, ढाणी या हैमलेट बस्ती आदि। नेक्स्ट इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे सही है और इनको एग्जाम्पल से आपने बताना है। तो आपने सबसे पहले बताना जो ये अपना नॉन कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इसमें सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये शामिल हैं। इनको आपने सस्टेनेबल बताना था कैसे। तो सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन आपने दी होगी कि वे रिसोर्सेज को इस ढंग से यूज करना कि आज भी काम आए, फ्यूचर में भी काम आए, और इनको आपस में कोरिलेट करते हुए आपने कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे। नेक्स्ट आता है 5 अंक के क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला है जो आपका प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसकी विशेषता बतानी थी। तो ये होती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, उसको काटो जलाओ खेती भी कहते हैं, और इसमें टुकड़ों में खेती की जाती है। पैचीज के अंदर इनको लोकल नेम अलग अलग जाना जाता है, जैसे लदांग कहते हैं कहीं पर रे कहते हैं, कहीं पर झूमिंग कहते हैं, और उनकी आपने फीचर्स इसमें बताई होगी। इसी प्रकार से कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, इसके बारे में बताना था कि ये बहुत पूंजी प्रदान होता है, ठंडी जलवायु वाले देशों में किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो एक ही स्थान पर पशु पाले जाते हैं, रेंचीज की व्यवस्था होती है, पास्कल में उनको बांट दिया जाता है चरागाहों को, ठीक है। पशुओं पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है, उन मशीनों से उनका दूध निकाला जाता है, परिशीतकों की ज़रूरत होती है, यानी रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत होती है। ये सारे आपने एक्सप्लेन किए होंगे। नेक्स्ट आपने बताना था कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है वो अलग अलग लोकेशन पर एस्टेब्लिश्ड होती है। तो इसमें सबसे पहले लार्ज स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी होगी आपने, फिर उसको लोकेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बताए होंगे, और इसमें 3 एग्जांपल दिए होंगे कि जो हैवी इंडस्ट्री होती है जिसमें रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज होता है और उसका आउटपुट भी भारी होता है, तो वे हमेशा, जैसे आयरन और इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ये हमेशा जो रॉ मटेरियल का सोर्स है उस पर लगती है। कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ भी होती हैं जिसमें जो आउटपुट होता है और जो रॉ मटेरियल होता है उसमें कोई लॉस नहीं होता, तो वो हमेशा बाज़ार के नज़दीक होती हैं। और कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती हैं जो बीच में हम कहीं पर भी एस्टेब्लिश उनको कर सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे बरौनी है वो मार्केट बेस्ड है, पानीपत वो मार्केट बेस्ड है, जबकि डिगबोई जो है वो एक आपकी सोर्स बेस्ड इंडस्ट्री है। तो आज से आपने एग्जाम्पल दे दिए होंगे। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, इंदिरा गांधी कैनाल जो एरिया है उसको
इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में उसका कैसे आपने उसको भूमिका को निभाया होगा। तो इसमें आपने सबसे पहले तो इंदिरा गांधी कैनाल के बारे में बताना था कि ये हरीके बराज बठिंडा के पास से सतलुज और ब्यास के संगम से निकाली गई है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से ये बहती है। राजस्थान के लगभग 8 या 9 डिस्ट्रिक्ट में ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन सब में ये सिंचाई देती है। इसके जो राइट बैंक की ओर पानी ऑटोमेटिकली जाता है, लेफ्ट बैंक की ओर जो है इसमें उससे लिफ्ट इरिगेशन होता है। फिर इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने बताए होंगे, कुछ नेगेटिव आपने इसको बताना था, और किस प्रकार से वहाँ का बैलेंस इसने बनाया है कि डेजर्ट को प्रसार होने से बचाया। तो ये सारी बातें आपने इसमें एक्सप्लेन की होंगी। नेक्स्ट आता है रीजनल प्लानिंग क्या होती है और इसका इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम भरमौर के बारे में बताना। तो इसमें आपने सबसे पहले तो रीजनल प्लानिंग की डेफिनेशन दी होगी या देनी थी, और दूसरा जो ITDP प्रोग्राम है 1974 का या 75 का, जो भरमौर डिस्ट्रिक्ट भरमौर तहसील चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश, उसके बारे में आपने डिटेल से इसको बताना था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, प्रॉब्लम ऑफ यूथ, यानी एडोलिसेंट एज के अंदर जो प्रॉब्लम होती है या यूथ की जो प्रॉब्लम होती है, तो वो आपने सारी बतानी थी कि यूथ क्या होता है। NYP 2014 के अनुसार यूथ किसे कहा जाता है, या एडोलिसेंट क्या कौन होते हैं, उनमें किस प्रकार की वर्बलिटी रहती है, या वो किस प्रकार से नशे में शिकार हो जाते हैं, या वो गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम आपने इसमें एक्सप्लेन की होगी, उसमें लंबा चौड़ा आपको बताया था। और इसी जो प्रॉब्लम आपने बताई हैं उन्हीं का सॉल्यूशन बीच में आपने लिखना था। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, इसका ए में आपसे पूछा इंडियन रेलवे की भूमिका। तो इसमें आपने इंडियन रेलवे का पहले तो थोड़ा इतिहास बताया होगा या बताना था, और दूसरा इसमें उसका इम्पोर्टेंस, यानी भारत में मेजर जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उसमें ये कैसे भूमिका निभा रहा है। बी ऑप्शन में आपसे पूछा गया था जो पक्की सड़कें, यानी जो मेटल्ड रोड हैं, जिसमें आपके नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे या नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज हैं, इनको ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इनको आपने एक्सप्लेन करना था। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 29 जो वर्ल्ड मैप का है, और 30 इनको मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे 29 में। एक मेजर सी पोर्ट था, एयरपोर्ट है, इनलैंड वाटरवे है, नोमैडिक हर्डिंग का एरिया है, कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग और एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग का एरिया। तो सीधा आपको मैप पे ही दिखा देता हूँ, इंडिया मैप पे ये कुछ एरिया पूछे गए थे। ठीक है। तो एक बार पहले वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखो जो ए था उसका आंसर आएगा कैप टाउन। आंसर जो बी है ये डार्विन है, एयरपोर्ट है यहाँ पर। ए में सी पोर्ट पूछा गया था। सी में आपसे वाटरवे पूछा गया जो पनामा कैनाल है। इसके अलावा डी आपसे पूछा गया था, ये डी था आपका, दिखा देता हूँ। डी में था एक नोमैडिक कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग का एरिया। ठीक है, नहीं, नोमैडिक हर्डिंग का एरिया। नोमैडिक हर्डिंग के एरिया में ये आएगा आपका अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप। इसके अलावा ई आपसे पूछा, ये कॉमर्शियल उसका डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड था या कॉमर्शियल उसका फार्मिंग पूछी थी, तो ये था साउथ अमेरिका आपने लिखना है। अगर आपने अर्जेंटीना वगैरह लिख दिया होगा तो भी चल सकता है। ठीक है, इसमें आपने डी में पश्चिमी मरुस्थल लिखे होंगे तो भी आपका आंसर ठीक रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि यहाँ पर जो मिक्स फार्मिंग का एरिया वो है नॉर्थ ईस्ट USA। ठीक है, अब इंडिया के बारे में जो जो पूछे गए थे वो एक बार पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले पूछता है कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। दूसरा है गन्ने का लीडिंग स्टेट। तीसरा है गुजरात की एक बंदरगाह। दैन झारखंड में कॉपर माइन का एरिया। फिर मध्य प्रदेश में मैंगनीज की एक खदान। महाराष्ट्र में लोहस की खदान और कर्नाटक में एयरपोर्ट। तो सीधा मैप पे दिखा देता हूँ इसका सॉल्यूशन आपने क्या करना था। देखिए 30.1 का आंसर ये आएगा अरुणाचल प्रदेश। 30.2 का लीडिंग स्टेट है शुगर केन का यूपी। दैन 30.3 में गुजरात की बंदरगाह है कांडला, दीनदयाल उपाध्याय आजकल इसका नाम है। दैन आपसे पूछा गया था कॉपर माइन, तो झारखंड के अंदर 2 हैं, कोई भी आपने दिखाई होंगी, हजारीबाग या सिंहभूम, मैंने दोनों दिखा दिए हैं। फिर आपसे पूछा है मैंगनीज उत्पादक एरिया मध्य प्रदेश में, वो आएगा बालाघाट। दैन आता है आपसे महाराष्ट्र के अंदर आयरन ओर की माइन, ये है रत्नागिरी। और एक पूछा था उसमें कर्नाटका में ये एयरपोर्ट, तो वो है बेंगलुरु। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे ये सारी बातें पूछी गई थी। तो ये था आपके जो हाफ ईयरली पेपर हैं
ज्योग्राफी क्लास 12 इसका सॉल्यूशन। आपने शायद इसी प्रकार से इसको अटैम्प्ट किया होगा, या जो विद्यार्थी इसको पहली बार देखेंगे वीडियो के रूप में तो वो भी इससे सीख सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपने इन क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचा सकते हैं। हर संभव आपके क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप को यदि ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो आप इसको खूब बार बार रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो ज्योग्राफी रिलेटेड वीडियोज़ आपको यहाँ पर या वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।